हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 23 ऑफ सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है सीपीसीबी की जो रिपोर्ट है रिवर पोल्यूशन के ऊपर वो क्या कहती है। यहाँ पे आपको सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बताऊंगा, क्या क्या इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस उसने किए हैं वो बताऊंगा। फिर आपको यहाँ पे बीओडी के बारे में बताऊंगा, जिसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं। फिर इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं वो भी आपके साथ में अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा। ये जीएस पेपर 2 एंड 3 दोनों के लिए रिलेवेंट है। यहाँ पे सीपीसीबी स्टैट्यूटरी बॉडी है तो कौन से एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई। फिर यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और उससे क्या पीवाईक्यू उठा हुआ है। इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन जीएस 3 2024 में एग्जैक्टली इसी आर्टिकल के डेटा पे आप इसके पॉइंट्स निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। Industrial pollution of a river water is a significant environmental issue in India. Discuss the various mitigation measures to deal with this problem and also government's initiative in this regard. Straight away क्वेश्चन पूछा गया है। अभी इसका पूरा मॉडल आंसर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको और बताऊंगा किस तरीके से आर्टिकल से आप पिक कर सकते हैं अपने आंसर्स। सेकेंड आर्टिकल बात करता है बॉनेट मकाउस के ऊपर, इनकी डेथ हुई है केरला में। आपको समझाऊंगा ये होते क्या हैं, फिर कैसे मकाउस के ऊपर क्वेश्चन उठे हैं वो भी बताऊंगा, और क्या क्या चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है उसका भी डिस्कशन हम करेंगे। थर्ड आर्टिकल बात करता है कि क्यों इंडिया इंपोर्ट नहीं कर रहा है मेज़ को फ्रॉम यूएसए। मेज़ मतलब अक्सर सुनते में आता हूँ सर मेज़ क्या है। मेज़ कुछ और नहीं, वही ये जो आप कॉर्न देख रहे हो इसी का इंटरनेशनल नेम ही मेज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा आखिर क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया थोड़ा डिनाई कर रहा है, इंडिया रेसिस्ट कर रहा है कि भैया यूएसए से हम मेज़ को नहीं इम्पोर्ट कर पाएंगे। ये इंटरनेशनल रिलेशन साथ ही साथ जो एनवायरमेंटल मैटर है वहाँ पर भी इसकी सिग्निफिकेंस है, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। लास्ट आर्टिकल बात करता है क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ के ऊपर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या पर्सपेक्टिव है वो समझाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के जज क्या ओपिनियन दे रहे हैं कि भैया ये जो डिफेमेशन लॉ को क्रिमिनलाइज कर रखा है क्या हमें इसको डिक्रिमिनलाइज करना होगा या नहीं करना होगा, प्रॉपरली आपको समझाऊंगा। पहले होता क्या है डिफेमेशन, फिर रिसेंट केसेस समझाऊंगा, फिर क्यों कह रहे हैं कि इसका डिफेमेशन बंद होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, जो भी है इस आर्टिकल में इन डिटेल मैं डिस्कस करूंगा। देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपको विद इन 30 to 40 मिनट जो न्यूज़ होती है, हमेशा ध्यान रखिए कभी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो उस एग्जाम का एक क्राइटेरिया होता है। जैसे यहाँ पे सोशल क्राइटेरिया, फिर पॉलिटिकल क्राइटेरिया, फिर इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ठीक है, और फिर आपका एक जनरल क्राइटेरिया होता है। अब जैसे आप कोई भी एग्जाम, जैसे आप एसएससी के बच्चे एग्जाम देते हैं तो जनरल क्राइटेरिया में क्या होता है, जनरली यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं उसमें कौन जीता कौन हारा ये सब आ जाता है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया में अगर आप जनरल एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें जनरली आप देखोगे, इंडेक्सेस देखते हो, डिफरेंट जो रिपोर्ट्स पेश होती हैं वो तो वहाँ क्या पूछते हैं, सिंपल पूछ लेंगे भैया ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन लाता है, तो ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पॉलिटिकल लेवल पे पूछा जाए तो यहाँ का कौन प्रधानमंत्री, वहाँ की क्या कैपिटल, ये सारे पॉलिटिक्स में आते हैं। सोशल में देखा जाए तो पॉवर्टी लेवल पे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, भैया ये जो स्कीम है ये कब लॉन्च हुई थी, किसने लॉन्च की, मतलब वन लाइनर फैक्ट और आपके फिगर्स पूछे जाते हैं। वहीं पे जब यूपीएससी आती है वहाँ पे आपका पैटर्न वही रहेगा, लेकिन वहाँ पे वन स्टेप फर्दर चली जाती हैं। अगर सोशल पॉइंट है, सोशल में लेट्स से पॉवर्टी एजुकेशन के ऊपर बात हो रही है तो वहाँ पे यूपीएससी में क्या करते हैं, कोई स्कीम उठाएंगे। अगर सोशल में अगर हम हेल्थ वाइज देखा जाए स्पेसिफिकली वुमेन को लेकर के, तो वहाँ पे आपने देखा होगा मैटरनल मोर्टेलिटी के लिए जनानी सुरक्षा योजना है, तो वो क्या है उसकी डिटेल पूछी गई आपसे। फिर अगर देखा जाए हेल्थ वाइज तो आयुष्मान भारत है, तो आयुष्मान भारत सिंपल अगर वनडे एग्जाम हो क्या पूछेंगे, आयुष्मान भारत क्यों लॉन्च की गई, एग्जाम वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देंगे भैया हेल्थ के लिए लॉन्च की गई, फिर बोलेंगे लोन के लिए लॉन्च की गई। लेकिन यूपीएससी में क्या करेंगे, इन डिटेल लेके जाएंगे कि आयुष्मान भारत के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। दिस इज द रीजन अगर आप अभी तक कभी वनडे की एग्जाम कर रहे हो तो आपको मे भी थोड़ा सा लगता होगा सर यहाँ पे हम कैसे वो करंट अफेयर निकाले। बेटा देयर इज नथिंग एज सच करंट अफेयर, हमेशा ध्यान रखिए आप किस चीज़ को करंट अफेयर कैटेगराइज कर रहे हैं। इन्हीं सब कैटेगरी में से तो जो पॉइंट उठते हैं करंट अफेयर मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ लिया कौन हुज हु बस पढ़ लोगे, फर्स्ट क्लास पढ़ लोगे बस काम बन जाएगा, नहीं होता। वैसे यूपीएससी में आपको वन स्टेप फर्दर जाना पड़ेगा, आपको सब्जेक्टिव नॉलेज होनी पड़ेगी, और जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसका वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं पीवाईक्यू से। अगर आप 100 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करेंगे आपको दिखेगा एक दो ही करंट अफेयर के क्वेश्चन दिखेंगे जो स्ट्रेट अवे वन लाइनर में होंगे, वो भी कहीं ना कहीं इन डिटेल चले जाते हैं। जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर क्वेश्चन 24 में पूछा था, 23 में भी आया था, भैया कौन सी साइट आई है, मतलब इसको एब्सोल्यूट करंट अफेयर कह सकते हो। लेकिन मैक्सिमम 90% क्वेश्चन स्टैटिक
स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पे रहेंगे। जैसे सीपीसीबी की रिपोर्ट आई है, अभी मैं आपको समझाऊंगा आर्टिकल, तो वहाँ पे आपसे पूछेंगे भैया सीपीसीबी क्या है, कैसे वर्क करती है, ये पूछा जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट आई तो ये नहीं बोलेंगे क्या है, पूछेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या। तो ये सारी आपको मैं एडिशनल सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जिससे आपकी अडेप्टेबिलिटी हो सके, आप एक्लिमेटाइज हो सको किस तरीके से यूपीएससी का करंट अफेयर कंप्लीटली डिफरेंट होता है, वेरी करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहले आर्टिकल में बात करता है सीपीसीबी की रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में मेन चीज जो डिस्कस की गई है वो रिवर पोल्यूशन के ऊपर बात की गई है। अगर इसी की फाइंडिंग्स की बात करूं तो जो आपके डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स की लोकेशन है जो कि कंप्लीटली अनफिट थी बेदिंग के लिए, नहाने के लिए, उनमें डिक्रीज हुआ है। ठीक है, पहले अगर 100 थी तो अब कहीं ना कहीं कमी आई है, वो 70-80 हो चुकी है। ठीक है, ये सिर्फ लेमन भाषा में समझा रहा हूँ। पहले आप 100 जहां पे ही नहा सकते, लेकिन अब आप 20 कम हो चुकी, मतलब उन 20 जगह पे जो कि पॉल्यूटेड थी अब वहां पे जाके आप नहा सकते हो। बेसिकली यही मतलब है इसका। अब अगर पर्टिकुलर डेटा की बात की जाए तो 815 2022 में थी, घट के 807 आ चुकी है। अगेन ये सब आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको मैं एक फॉर्मेट, एक सीक्वेंस समझाने के लिए सारी चीजें बता रहा हूँ। अगर देखा जाए पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस, तो पीआरएस का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं ये आपका गांव ए है, ये आपका दूसरे का गांव बी है, तो यहां से इस पॉइंट के बीच में कोई रिवर बह रही है, तो जो रिवर बह रही है ना इसके बीच एक पॉइंट्स कहा जाए भैया ये पॉइंट खराब है, ये पॉइंट खराब है, तो इसको बोलते हैं पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच। मतलब जो 2 से 3 पॉइंट होते हैं एक रिवर के और वो पॉल्यूटेड होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच बेसिकली। ठीक है, अब वहां पे भी यही चीज है भैया, 296 अगर स्ट्रेचेस थे उसमें 271 रिवर्स पे, और वही चीज़ मतलब अब 2022 में देखा जाए तो 311 स्ट्रेचेस थे पॉल्यूटेड रिवर की बात, मतलब पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस थे रिवर में। ठीक है, 279 रिवर में, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे 23 में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, 311 से 296 हुआ है, 279 रिवर्स से 271 रिवर हो चुका है। ठीक है, अगेन इसके इन डिटेल नहीं जाना है, पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस का मतलब आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब वर्ड ही समझो, ऑक्सीजन, अरे भैया आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती, तो वैसे ही जो पानी में बायोलॉजी है, अब बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायो मतलब क्या होता है, लाइफ। ठीक है, तो लाइफ जो भी है पानी में उसको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो जो पानी के अंदर लाइफ होती है, कुछ भी आप ले लो, ठीक है, उसकी जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसी को हम लोग BOD कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ठीक है, अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मोर देन 3 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से है तो उसे अनफिट कहा जाता है बेदिंग के लिए। अगर वो मोर देन 30 mg पर लीटर है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही मोस्ट पॉल्यूटेड प्रायोरिटी 1 में डाला जाता है वो। ठीक है, अगेन आपको इस सब फैक्ट फिगर पे नहीं जाना, आपको BOD के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेंड्स देखा जाए, जो प्रायोरिटी 1 स्ट्रेचेस हैं, प्रायोरिटी 1 स्ट्रेचेस मतलब क्या होता है, मोर देन 30 mg पर लीटर, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, वो डिक्लाइन हुए हैं। स्टेट वाइज डेटा की बात की जाए, सबसे हाईएस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस जो है वो महाराष्ट्र का है, फिर केरला का है, फिर हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 स्ट्रेचेस देखा जाए तो तमिलनाडु, यूपी, उत्तराखंड में एक स्ट्रेचेस जनरली कहे जाते हैं, मतलब जहाँ पे मोर देन 30 mg मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा आपके डिमांड है ऑक्सीजन की। अब अगर मॉनिटरिंग नेटवर्क देखा जाए तो CPCB मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ट्रैक करती है वाटर क्वालिटी को इन सब 4736 लोकेशंस पे। ओवरऑल देखा जाए पोल्यूशन अपने आप में एक बहुत ही सीरियस मुद्दा बना हुआ है। थोड़ी बहुत प्रोग्रेस जो हुई है, ये देखा जाता है कि भैया जो सीवियरली पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस थे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हो रही है। अगेन जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे थोड़ा सा भी एक साइन ऑफ होप होता है, बट स्टिल पोल्यूशन अभी भी बहुत ही एक हाई और हॉट टॉपिक है। चलो अब यहाँ पे कुछ की टर्म्स यूज हुए थे इस आर्टिकल में। अब आर्टिकल नोटिस करो क्या है, नंबर ऑफ पोल्यूटेड रिवर साइट्स आर शोइंग अ स्लाइट रिडक्शन, CPCB। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ CPCB है क्या। पहले CPCB यहाँ आर्टिकल था, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका मेन काम क्या है, मॉनिटर करना और कंट्रोल करना वाटर और एयर पोल्यूशन। पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस आपको ऑलरेडी बता दिया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बता दी, प्रायोरिटी 1 स्ट्रेचेस भी बता दिया, BOD मेजरमेंट भी बता दिया। ठीक है, ये इंडिकेट करता है भैया ऑर्गेनिक पोल्यूशन रिवर में कितना ज़्यादा है बेसिकली। ठीक है, आपको सारों का मतलब बता दिया। टर्म्स इसलिए लिखे क्योंकि ये रेलेवेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। अब आपको मैं CPCB के बारे में एक शॉर्ट नोट्स में बना दिया आपके लिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये एक एपिक्स पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। ठीक है, एस्टेब्लिश कब की गई थी, ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में एस्टेब्लिश की गई थी। आपको दो चीज़ ध्यान रखना है, कौन से एक्ट के द्वारा बॉडी आई है, दूसरी चीज़ कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये बॉडी काम करती है, दैट्स ऑल। पर्पस क्या है इसका, पर्पस है प्रोटेक्ट करना, इंप्रूव करना वाटर और एयर की क्वालिटी, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, स्टैंडर्ड्स को सेट करना। फंक्शन कैसे करती है, ये पॉल्यूशन लेवल को मेंटेन कर रखने की कोशिश
करती है रिवर, लेक्स एंड एयर में, ठीक है। स्टैंडर्ड्स बनाती है वाटर, एयर और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के लिए, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को गाइड करती है, रिसर्च सर्वेस करती हैं, रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं, जैसे रिवर वाटर क्वालिटी करते हैं, फिर एयर क्वालिटी के ऊपर भी रिपोर्ट्स ये पेश करती हैं। अगर देखा जाए कि रिवर में क्या रोल है, तो पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस को ट्रैक करते हैं और बीओडी लेवल को एसेस करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगर कभी भी लग रहा है भाई ये बीओडी लेवल ये हो रखा है, तो आपके दिमाग में तुरंत हिट होना चाहिए, सर ने बताया था बीओडी लेवल कौन मेजर कर रहा है, सीपीसीबी कर रहा है। सीपीसीबी किसके अंदर में आता है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में आती है। कब बनी थी? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट में। दैट्स ऑल। इतने में आपका डेफिनेट कह सकता हूं मैं 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अगर बोल रहा हूं तो ऑथेंटिकेशन भी करना होगा मुझे या प्रूफ देना होगा, अब ये आपको मैं प्रोवाइड करता हूं। अब नेक्स्ट चीज क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। मैंने कहा वाटर को लेकर ट्रैक कर रहे हैं तो एयर को भी तो लेकर ट्रैक करेंगे, तो सीपीसीबी ही एयर क्वालिटी इंडेक्स को इशू करती है। अब ये क्या है? ये एक सिंगल नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है भैया आपकी जो हवा है वो कितनी साफ या कितनी गंदी है, ठीक। पीपल को, जो आम इंसान होता है उसको मदद करता है कि उनके पास जो हवा है उस हवा में कितना, उस हवा का हेल्थ रिस्क है, क्या क्या उसका शारीरिक प्रभाव पड़ सकता है, शरीर पे प्रभाव पड़ सकता है अगर हवा में कोई भी गंदगी, पोल्यूशन है, ठीक है। ये कैलकुलेट किसके द्वारा किया? सीपीसीबी के द्वारा किया जाता है। अब कोई की पोल्यूटेंट्स होंगे जिनका सहारा लेके किया जाता होगा, PM2.5, PM10, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो व्हीकल से निकलता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो फ्यूल्स को बर्न करके होता है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, जब कभी कोई चीज़ जलाई जा रही है उसका कंबशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। मोनोऑक्साइड मतलब एक कार्बन आइटम, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब दो कार्बन, ठीक है, ऐसे होता है वो जनरली। अब यहाँ पे क्या है? O2 ये ओजोन क्या है? ओजोन जो बनता है सनलाइट और पोल्यूटेंट्स के मिलने के बाद। NH3 अमोनिया जो एग्रीकल्चर वेस्ट से आता है, फिर लीड जो कि ऑयल फ्यूल और इंडस्ट्री से रिलीज होता है। तो बेसिकली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इन सारे पैरामीटर्स को अपने दिमाग में रख के वो मेजर करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है और रेट करता है। अगर 0 to 50 है तो वो गुड है, 50 to 100 मॉडरेट, 100 to 50 फिर आपका कहा जाता है ये जनरली इनहेल्दी और कुछ सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए इनहेल्दी कहा जाता है। फिर ये कंप्लीटली सभी के लिए अनहेल्दी है, वेरी अनहेल्दी, हजार्डस, ये होता है। बट क्राइटेरिया में आप यहाँ से एक बार देखोगे तो वो सेटिस्फैक्ट्री, अलग अलग क्राइटेरिया, आप नेट पे डालोगे सब कुछ डिफरेंट दिखेगा। आप नोटिस क्या होगा भैया 300 पार जा रही है, 170, 150, ये सारी चीज़ें आपको दिल्ली का अगर आप पोल्यूशन लेवल देखोगे तो हमेशा कहीं ना कहीं 100 से नीचे, आप आई डोंट रिमेंबर कब लास्ट वो आया होगा, ठीक है। यहाँ पे जनरली यही होता है, कभी कभी तो वो 200 प्लस ऐसे क्रॉस करता है, ऐसे लगता है आज कुछ है कल कुछ होगा, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे क्या समझना? पॉइंट आपको समझना है सीपीसीबी कलेक्ट करता है डेटा को और मॉनिटरिंग स्टेशंस पे डेटा को कलेक्ट करने के बाद वो कैलकुलेट करता है AQI, जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। अब मैंने इतना सब कुछ बताया तो कोई ना कोई कारण तो डेफिनेटली होगा। अब मैं आपको कह रहा हूँ जो पैरामीटर्स है ना बेटा, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। अब अगर आप SSC का कोई भी जनरली एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आप CDS का एग्जाम दे रहे हो, NDA का एग्जाम देते हैं बच्चे, तो उसमें क्या आपको सिर्फ पता हो एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन इशू करता है, कौन बनाता है, तो सीबी बोलोगे भैया सीपीसीबी करता है, दैट्स ऑल, ठीक है। अब यूपीएससी के लिए कर रहे हो तो थोड़ी बहुत तो आपको ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चंस। मैंने आपको कहा बीओडी ध्यान रखना, तो बीओडी क्या है? यूपीएससी 2007 में क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या कह रहा है? ये सिंपल सी भाषा में देखा जाए, मेजरिंग द ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, देख लो कैसे गलत कर रहे हैं, कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ओके, पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एग्जैक्टली यही तो है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है कि भाई जो आपके ऑर्गेनिक लाइफ है, बायोलॉजिकल लाइफ है एक्वेटिक उसमें, इकोसिस्टम में, या कहा जाए पानी में, उनकी ऑक्सीजन डिमांड कैसे, वो किस लिए करते हैं? पॉल्यूशन के लिए जनरली किया जाता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2016 यूपीएससी का क्वेश्चन है, इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of air quality index। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्यों यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स को इतना डिटेल में समझाया। देख रहे हैं ये क्राइटेरिया थी, क्वेश्चन एज इट इज डाला है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। अब आप आसानी से पढ़ के बोल सकते हो सर मैंने आपको कहा कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO कहा, CO2 नहीं कहा था मैंने, तो CO2 आपका रॉन्ग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आप मतलब जनरली एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, कहाँ वन जहाँ जहाँ है उसको गलत कर दो उठा करके, सही ऐसे आ जाएगा। लेकिन मैं आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कभी नहीं कराऊंगा क्योंकि अब ये पैटर्न यूपीएससी का चेंज हो चुका है। आपको पता होना चाहिए ओनली 1, ओनली 2, इस टाइप का पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या सीख सकते हैं? ओनली 3, ओनली 4,
ओनली 5 ऐसे करके दे सकते हैं, ठीक है। ओनली 5 नहीं मतलब ऑल 5 करके दे देंगे वो, तो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये जनरल ट्रिक मत लगाइए कि नहीं बस मैं तो मेरा ऑप्शन पकड़ना है तुरंत एलिमिनेट कर देना है, बस स्माइल देके सही हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। पैटर्न हैज़ बीन कंप्लीटली चेंज, सो यू ऑल्सो हैव टू अडेप्ट विद इट। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है और मीथेन, क्या इस पूरे मैंने आपको कहीं भी मीथेन कहा है? आप देखो ध्यान से पढ़ो, कहीं मीथेन का है नहीं, मैंने आपको सिंपल कहा सल्फर कहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का है, और एग्जैक्टली वही चीज़ तो पूछी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको ऑलरेडी मैंने कहा, मतलब इन 3 पे ही सवाल यूपीएससी पूछ चुका है। अब नेक्स्ट क्या पूछ सकता है यूपीएससी, आपको ये दिमाग लगाना है। नेक्स्ट यूपीएससी अगर मैं एक प्रेडिक्शन टाइप करूं तो क्वेश्चन पूछ सकता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे आपका कौन इशू करता है उसकी वो मिनिस्ट्री चेंज कर सकते हैं यूपीएससी में, ये एक्चुअली में हुई है, ठीक है। चलो अब आते हैं 2018 के क्वेश्चन पे। हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर क्वेश्चन 2012 में भी उठा हुआ था। एग्जैक्टली आप सेट ए का क्वेश्चन देखो, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ही एनजीटी के ऊपर पूछा गया है। फर्स्ट 5 1 to 5 क्वेश्चन देखोगे, एग्जैक्टली नंबर नहीं याद है बेटा मुझे, बट सेट ए का आप 2012 का निकालिए, वहाँ पे फर्स्ट 5 क्वेश्चन में आपको दिखेगा एनजीटी से क्वेश्चन पूछा गया है कि एनजीटी 2012 में जब फॉर्म हुई थी तो कैसे क्या उसकी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो चीज़ें जब मैं बोलूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी होती है उठने की। जो जनरली बच्चे बोलते हैं टेस्ट सीरीज में हमें नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, अरे भाई क्या क्वेश्चन मिलेंगे? अगर आप मान के चलो इन्वायरमेंट एक टॉपिक है, इन्वायरमेंट के अंदर 10 टॉपिक हैं, तो क्या 11वां टॉपिक घुसा करके टेस्ट सीरीज बना देंगे कोचिंग वाले? आंसर इज नहीं। वो इसी 10 टॉपिक का कान राइट पकड़ेंगे, लेफ्ट पकड़ेंगे, आंख पकड़ेंगे, घुमा घुमा के उसी पे 1000 क्वेश्चन बना देते हैं। एंड दैट इज एब्सोल्युटली, फिर बोल रहा हूँ, अगर उस क्वेश्चन का टोन यूपीएससी के लेवल पे नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। आपको फ्रीक्वेंसी थोड़ी देखनी कि मैं क्वांटिटी कितनी सॉल्व कर रहा हूं। मैं कहता हूं अगर आप एक क्वेश्चन भी पकड़ोगे उसको 100 बार पढ़ोगे ना तो आपको टोन समझ में आएगी। यूपीएससी इज मोर अबाउट टोन देन क्वांटिटी। हमेशा ध्यान रखिए, जो भी चीजें बोल रहा हूं मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूं। यूपीएससी को आप ये मत सोचिए आप जितनी टेस्ट सीरीज लगाओगे वो एश्योर कर देगा कि आपका पीवाईक्यू ना सॉल्व करो बस आपका पेपर निकल जाएगा। आई कैन गारंटी दिस। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो बहुत अच्छा स्कोर 120 150 का स्कोर आ रहा है बच्चों का, और पीवाईक्यू में अगर वो नहीं सॉल्व करते ना उनका प्रीलिम्स में पीटी में हार्डली 70 नहीं क्रॉस हो पा रहा है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बच्चों का देखा गया है। बच्चे बोलते हैं सर ये कैसे हो रहा है, सर बताइए क्या किया जाए। 150 स्कोर अपने आप में बहुत बड़ा स्कोर होता है, लेकिन टेस्ट सीरीज में आ रहा है, वहाँ पे क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना जरूरी है। अगर सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा टोन को समझना। इसीलिए हमेशा बोलता हूँ टोन को समझिए पीवाईक्यू की, ठीक है, तभी आपके चांसेस बढ़ पाएंगे। नहीं तो आपका साल दर साल बेटा वेस्ट होता जाएगा और आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा गलती हो कहाँ पे रही है। 10 तरह के आपको मेंटोर मिलेंगे, 10 तरह की बातें बोलेंगे। आपने आपकी पढ़ाई ना, जैसे निर्मल बाबा होते हैं कहते हैं बस यहीं पे, तो आपने कौन सा कपड़ा पहना है, कहते बाबा हमने ना हरी पर्स ले रखी है, लाल है नहीं बाबा, बस यहीं तो कृपा रुक गई आपकी। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं कृपा रुकी है। अगर आपने किसी की भी मत मानो, सिलेबस, पीवाईक्यू, इस चीज़ के ऊपर अगर आपने ट्रस्ट कर लिया तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर विश्वास कहीं मत करो। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी के भी द्वारा बोली गई बात को ऑथेंटिकेट ज़रूर करिए, क्योंकि आप ग्रेजुएटेड हैं। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन एनजीटी का मैंने बताया और सीपीसीबी के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था। अब देखो क्या कह रहा है, एनजीटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट, ओके ये सही है, वेयर एज सीपीसीबी हैज़ बीन क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। अभी मैंने बताया भैया सीपीसीबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कहा था नहीं कहा था, इसलिए मैंने कहा आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन उन्होंने टोन चेंज करके पूछ लिया ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गया। एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट। अगेन चलो ये ठीक है, एनवायरमेंटल जस्टिस को लेकर के एनजीटी काम करता है। वेयर एज द सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम वेल्स, एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट। अब आप देख लो जनरली क्या होता है, आपको एक चीज़ सुनाओ कि भैया अगर 2 चीज़ के नाम दिए गए, 2 बॉडी का नाम दिया है एक्स और वाई, तो अगर वहाँ पे बीच में उसका डिवीजन कर रहे हैं वेयर एस ऐसे करके, तो जनरली क्या होता है वो गलत होता है। बट दिस इज नॉट एब्सोल्युटली राइट, इसलिए बोलते हैं टिप्स और ट्रिक पे उतना जाने की बजाय कॉन्सेप्ट पे जाइए। यहाँ पे वो गलत भी हो रहा है। एनजीटी कह रहे हैं एक बॉडी एनजीटी एक्स है, फिर उसको सेपरेट किया वेयर एस, मतलब डिफ्रेंशिएट हो रहा है एक्स और वाई में वेयर एस लिख के, तो यहाँ पे तो गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी तो वेयर एस वाला पैटर्न हो रहा है, एनजीटी ये करती है लेकिन वेयर एस सीपीसीबी कुछ और कर
करती है, तो ये तो सही हो गया। तो मतलब एक जहाँ पे वायरस काम कर रहा है, दूसरी जहाँ वायरस काम नहीं कर रहा। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसके लिए एक और लेयर बनती है ट्रिक की, ट्रिक नहीं बनता बल्कि एक कॉन्सेप्ट है यूपीएससी में जो कहता है कि भाई आपको अगर स्पेसिफिक बॉडीज के नाम दिए जा रहे हैं तो वहां पे चांसेस हाई हो जाते हैं कि वो स्टेटमेंट गलत करेगी यूपीएससी। ठीक है, मैं अभी आपके लिए मेंस और प्रीलिम्स के लिए जो प्रॉपर मैं शेड्यूल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जब वो लेके आऊँगा तो आपको मैं बिट बाय वर्ड आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाए कि पेपर में बैठो तो आपको लगे कि हाँ भाई आप कुछ कर रहे हो। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट मेंस के आर्टिकल्स पे। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को रीड करूँ आपके लिए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इशू इन इंडिया। तो अब यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क दिया? नहीं, दिस इज स्टेटमेंट, ये एक बोलते हैं कथन है बेसिकली। अब इस कथन के ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस द वेरियस मिटिगेशन मेजर्स टू डील विद दिस प्रॉब्लम। जब कह रहे हैं दिस प्रॉब्लम, जो दिस प्रॉब्लम ये स्टेटमेंट है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो होता है उससे रिवर वाटर में बहुत ज़्यादा, एक रिवर वाटर में जो पोल्यूशन होता है इंडस्ट्रीज़ की वजह से, वो एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इशू है। तो आपको बताना है कि भैया इस प्रॉब्लम का के लिए क्या मेजर्स हो सकते हैं। मतलब अगेन कल मैंने आपको कहा था क्वेश्चंस को पार्ट में डिवाइड करिए, तो आपको पहला पार्ट सॉल्व करना है, मिटिगेशन मेजर्स बताने। किसके मिटिगेशन मेजर्स? जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है रिवर में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन दिस रिगार्ड। दिस रिगार्ड मतलब इस स्टेटमेंट में जो बात कही गई है इसके रिगार्ड में आपको देना है। मतलब दो पार्ट है क्वेश्चन के। ठीक है, और ये जीएस पेपर थी 24 का बोला गया क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ गवर्नमेंट आपको इनिशिएटिव्स बताने जो गवर्नमेंट ले रही है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है, तो मिटिगेशन मेजर्स क्या है, मतलब कैसे रोका सकता है? एक तो ट्रीटमेंट प्लान्स हो गया, फिर ये मैंने सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए लिखा हुआ है जिससे आपको आइडिया हो सके। फिर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अच्छी बनाने के लिए, क्लीन बनाने के लिए, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक बनाना जिससे जो गंदगी है इंडस्ट्रीज की वो वेस्ट वाटर रिवर में ना जाए। मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस को और अच्छे से बनाना, पब्लिक का पार्टिसिपेशन करना जैसे लोकल कम्युनिटीज एनकरेज हों, और अगर कभी कोई वायलेशन हो रहा है किसी रिवर उनके पास में तो उसका रिपोर्टिंग की जाए और पार्टिसिपेट किया जाए रिवर को दोबारा जिंदा करने में। तो ये सब क्या है, ये मिटिगेशन मेजर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पार्ट मैंने कहा जो क्वेश्चन का है वो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव में सीपीसीबी गाइडलाइन, नमामि गंगे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंसेंटिव पेनल्टीज, फिर आपका एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम। ये सब क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए स्टेप्स हैं, इनिशिएटिव हैं, कदम हैं जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है रिवर में उसको रिड्यूस करने का काम करते हो। कंक्लूजन में क्या करो, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा मिटिगेशन मेजर्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव दोनों को मिक्स करके आप यहाँ कंक्लूड कर दीजिए। कैसे? एंड अगर आपको इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को सॉल्व करना है तो एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है जिसमें रेगुलेशन, टेक, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बहुत जरूरत है, और एनफोर्समेंट करना लॉस का इफेक्टिव तरीके से, क्लीन टेक का अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग करना इंश्योर करेगा कि भाई सस्टेनेबल फॉर्म में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो, साथ ही साथ रिवर इकोसिस्टम भी प्रिजर्व होता रहे। अब देखिए कितनी आसानी से आपके सामने मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन का मॉडल आंसर फ्रेम कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमेशा ध्यान रखिए कभी भी अगर स्टेटमेंट दिया है बिना क्वेश्चन मार्क के, दैट मीन्स उसमें आपको कुछ नहीं लिखना। जल्दी ये स्टेटमेंट अगर बिना किसी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन के आपको ऐसे में पूछा, ऐसे में बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इशू इन इंडिया। अब ये लिखा है तो ऐसे में आप लिख सकते हैं एक्सप्लोर करके 1000-1200 वर्ड का। लेकिन जो आपका जीएस 1 2 3 4 पेपर होता है, 1 2 3 ही पेपर की बात करूं मैं, तो वहां पे आपको हमेशा सप्लीमेंट दिया जाएगा, डिस्कस करो, डिस्क्राइब करो, एग्जामिन करो, क्रिटिकली एग्जामिन करो, ऐसे करके पूछा जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल भी। ये आर्टिकल थोड़ा सा मैंने टाइम लिया समझाने के लिए क्योंकि काफ़ी कुछ बताना था, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की। नेक्स्ट आर्टिकल पर बात करता है बॉनेट मकाउस के ऊपर। तो अब 9 ये बंदरी हैं बेसिकली, तो 9 बॉनेट मकाउस जो हैं वो आपके पेलोड डिस्ट्रिक्ट में मरे पाए गए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई, पोस्टमार्टम हुआ, तो डाउट ये हो रहा है कि अगेन कोई कंक्लूसिव रिजल्ट अभी नहीं आया, लेकिन पॉसिबल कॉज हो सकता है कि भैया पॉइजनिंग दी गई हो या फिर यहाँ पे आउटब्रेक हुआ हो किसी वायरस का, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, इसे मंकी फीवर भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्यों लोग पॉइजनिंग बोल रहे हैं, क्योंकि होता क्या है जो लोकल लेवल पे वाइल्ड लाइफ और जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहा है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग परेशान होकर पॉइजनिंग कर देते हैं। आपने एलिफेंट्स का
भी केसेस देखा होगा, टाइगर की भी काफ़ी मौत हुई थी इसमें, तो मे बी चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉनेट मकाउस हैं उनकी डेथ हुई हो पॉइजनिंग की वजह से। दैट्स ऑल। अब थोड़ा सा बॉनेट मकाउस के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये आपके इनको मकाका रेडियाटा, अगेन इस चीज़ से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बेसिकली आपको पता होना चाहिए बॉनेट मकाओ ये एंडेमिक कहे जाते हैं सदर्न इंडिया में, कॉमनली तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र में पाए जाते हैं। इनका बेसिक स्ट्रक्चर आप देखोगे तो रेडिश पिंक फेस होता है, ठीक है। डाइट देखा है ओमनीवोरस होते हैं, ध्यान रखिए, फ्रूट, सीड, इंसेक्ट्स, ह्यूमन फूड ये जनरली खा लेते हैं। अगर इनका बिहेवियर देखूं हैबिटेट के माध्यम से तो बहुत ही सामाजिक, सोशल होते हैं, ठीक है। ट्रूप्स में रहते हैं, स्ट्रिक्ट हायरार्की इनके अंदर होती है, और ये अर्बन इन्वायरमेंट को लेके काफ़ी अडेप्ट होते हैं। दैट्स ऑल, इतना ही आपको पता होना चाहिए। अब यहीं पे आके एक और आपको मैं बताऊं, निकोबार लॉन्ग टेल या लायन टेल मकाओ के बारे में बताऊं तो ये आपके प्राइमेट, ये आपके डायरूनल होते हैं, मतलब ये दिन में जनरली इनका इनका हैबिटेट या फिर जो इनकी एक्टिविटीज़ दिन में रहती हैं। ये पाए जाते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, कर्नाटका, तमिल, नीलगिरी में। ये खाते क्या है, फ्रूट्स, लीव्स, इंसेक्ट्स। कंजर्वेशन स्टेटस देखा जाए एंडेंजर्ड, लेकिन जो आपका ये बॉनेट मकाउस है इनका लीस्ट कंसर्न में आता है, इसलिए बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एक मेजर कॉज है, डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से इनका जो एरिया है जहाँ पे रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं रिडक्शन आ रहा है। अब मैंने 2 बताया तो कोई ना कोई कारण होगा। यूपीएससी 23 का क्वेश्चन देखिए, लायन टेल्ड मकाओ के ऊपर स्ट्रेट अवे पूछा गया है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। इसीलिए मैंने आपको कहा डायरूनल है, मतलब स्ट्रेट अवे आप बोल सकते हो लायन टेल मकाओ तो नॉक्टर्नल होगा ही नहीं, है कि नहीं। तो आप देखोगे मालाबार सिवेट और सांबर डियर ये आपके कहे जाते हैं नॉक्टर्नल। अब आपको करना क्या है, मालाबार सिवेट के बारे में थोड़ा पढ़ लो, सांबर डियर के बारे में पढ़ लो, आपका पीवाईक्यू एनालिसिस हो गया। फिर देखिए 2013 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लायन टेल मकाओ फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, तमिल, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो मैंने कहा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, यही तो लिखा मैंने यहाँ पे। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब कहाँ, तमिल, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में, मतलब अगेन पूछा रहा है नेचुरली फाउंड, ठीक है। तो ये नेचुरल हैबिटेट में आपके 3 स्टेट्स होंगे, 1 2 3 इज द राइट वन। आई होप आपको आर्टिकल से आइडिया अच्छा लगा हो कैसे समझना है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब देखो इतना बड़ा आर्टिकल लिखा है, ठीक है। अब इतने बड़े आर्टिकल को आप पढ़ोगे तो देखिए सर हमने तो कुछ समझ ही में नहीं आया, क्या क्या लिख दिया इन्होंने उठा करके, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम करें क्या। डोंट वरी, आई एम ओवर हियर फॉर यू। अब मैं क्या करूंगा, आपको मैं समझाऊंगा यूएसए चाहता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, इंडिया क्यों नहीं इंपोर्ट कर रहा है कॉर्न या फिर मेज यूएसए से। तो अगेन अब यूएसए क्या चाह रहा है ये भी पता होना चाहिए हमें। तो यूएसए चाहता है कि भाई इंडिया आप इंपोर्ट करो कॉर्न को, मेज को, ठीक है। कहाँ के लिए, आप इथेनॉल प्रोडक्शन इंडिया में करते हो, तो यूएसए चाह रहे हैं कि हम इंपोर्ट करें उसके लिए, ठीक है। फूड के लिए भी कहीं ना कहीं वो बहुत ही मदद करेगा अगर हम इंपोर्ट करेंगे, साथ ही साथ इथेनॉल प्रोडक्शन भी इंडिया में बहुत हो रहा है करेंटली, तो उसमें भी काफ़ी मदद होगी। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, पॉइंट, जो यूएसए कॉर्न है इसमें हाई यील्ड बहुत होता है और मोस्टली जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये यूएसए चाह रहा है। अब यहाँ पे गोल क्या है, ये चाहते हैं कि भैया जो यूएसए की एक्सपोर्ट मार्केट है ये एक्सपैंड हो, ठीक है। साथ ही साथ इनकी जो कॉर्न बेल्ट है वो और ज़्यादा ब्रॉडन हो जाए। इनका पॉलिटिकल इकोनॉमिक मोटिव क्या है, यूएसए सपोर्ट करता है अपने एग्री बिजनेस को, वो चाहता है कि डोमेस्टिक फार्मर की इनकम मेंटेन रहे, ठीक है। साथ ही साथ वो ऑल्टरनेटिव मार्केट भी बनाना चाह रहे हैं, जिससे क्या हो, जो चाइना के ऊपर बोलते हैं ना डिपेंडेंसी होती है वो थोड़ी बहुत कम हो सके। अब जो प्राइस एडवांटेज है वो आपको पता होना चाहिए, जो यूएस का कॉर्न है वो 70% पे मिल जाता है इंडियन को, मतलब वो कहीं ना कहीं सस्ता है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि इंडिया क्यों डिनाई कर रहा है, ये सब तो यूएसए चाह ही रहा है। और साथ ही साथ यूएसए दुनिया का बिगेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर है। अब इथेनॉल बनाने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया इंडिया में कैसे होता है, शुगर केन होता है, शुगर केन से जो बगास निकलेगा, जो कचरा निकलेगा उसको फर्मेंट किया जाएगा, इथेनॉल बनाएंगे, उसी को ब्लेंड कर देंगे पेट्रोल के साथ। अब यूएसए में क्या यूज़ करते हैं, इथेनॉल में कॉर्न को, मेज को यूज़ करते हैं इथेनॉल बनाने के लिए, और इस वजह से बिगेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर हो जाता है। जो मैंने कहा ग्रीन लाइन से, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब इंडिया क्या कहता है, इंडिया भी कुछ कह रहा होगा, तो इंडिया कहना है भैया इंडिया अपने आप को मानता है हम सेल्फ सफिशिएंट है मेज़ में, मतलब जो भुट्टा होता है उसमें अपने आप को हम सेल्फ सफिशिएंट मानते हैं, क्योंकि हम 50 मिलियन टन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जो मेज़ है उसका यील्ड कहीं ना कहीं लो है कंपैरेटिवली, ठीक है, बट जो देखा जाए सफिशिएंट है, कम है हमारे पास उसका जो यील्ड देखा जाए, लेकिन सफिशिएंट है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए और इथेनॉल नीड्स के लिए, तो इस वजह से हम इंपोर्ट नहीं उतना प्रेफर कर रहे हैं। थर्ड और बहुत ही अहम रीज़न, इंडिया केवल जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन को अलाउ करता है इंडिया में, वो जीएम कॉर्न को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं किया है अभी तक।
और आप ध्यान दो कि जो यूएसए का कॉर्न है वो क्या है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न है। इस वजह से इंडिया में पॉलिटिकल फूड सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा प्रिवेल ऑलरेडी करते हैं। आपने देखा होगा मस्टर्ड के ऊपर कितनी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, फूड ग्रुप्स हैं, उन लोगों ने कितना वो कर रखा है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, सॉइल इससे बहुत इम्पैक्ट होगा, फिर उसके साथ फार्मर की इनकम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, पेस्ट और ज़्यादा बढ़ सकते हैं इससे। तो ये भी एक बहुत अहम रीज़न है। चलो ये रीज़न तो ठीक है भैया, जो हमारे पास थोड़ा कम यील्ड होता है उनके पास टैक्स ज़्यादा है तो उनके पास थोड़ा ज़्यादा ही होगा। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, वो भी एक बड़ा रीज़न है। लेकिन सबसे बड़ा क्या है, आपका इंडिया एक बहुत मेजर कॉस्ट जिसकी वजह से इंडिया रेसिस्ट कर रहा है यूएसए से इंपोर्ट करने में कॉर्न को। रिसेंटली मेज इंपोर्ट कहा जाए, ये बेसिकली हमने कहाँ से किया है, म्यांमार, यूक्रेन, लेकिन यूएसए से हमने उतना नहीं किया है, स्पेसिफिकली अगर कहा जाए इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए। और आपका एक बड़ा कारण इंडिया का जो इथेनॉल प्रोग्राम है, इंडिया क्या कर रहा है, बेसिकली इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव है भैया हम इथेनॉल ब्लेंडिंग इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारा ऑयल इंपोर्ट कम हो। ठीक है, ऑयल इंपोर्ट कम होगा तो क्या होगा, जो हम पैसा बाहर को दे रहे हैं वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, डिपेंडेंसी हमारी कम होगी। तो अगर इथेनॉल हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हो रहा है उसी से तो इथेनॉल बना रहे हैं। तो इंडिया का ये मानना है कि अगर हम लोग अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं बूस्ट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, यूएसए से ही कॉर्न को इंपोर्ट करके इथेनॉल ब्लेंड करेंगे, तो बात तो वही हुई, एक तरफ ऑयल इंपोर्ट हो रहा था तो पैसा बाहर जा रहा था। अब अगर हम इथेनॉल बनाने के लिए भी कॉर्न लेके आएंगे बाहर से तब भी पैसा जाएगा, तो फायदा क्या हुआ, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, दैट इज नथिंग। इस वजह से इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया चाहता है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हो, साथ ही साथ हमारा जो ऑयल इंपोर्ट हो वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन रहेगा उसकी इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे। ये भी कॉज है जिसकी वजह से यूएस से कॉर्न इंपोर्ट नहीं करना है, कि मतलब उतना उसका बोलते हैं ना प्रेवलेंस कहा जाए, या फिर प्रेफरेंस नहीं देता है इंडिया यूएसए से कॉर्न इंपोर्ट करने के लिए। साथ ही साथ फार्मर को प्रोटेक्ट भी करना चाहता है इंडिया। इसीलिए आप नोटिस करो कि जो यूएसए है उसने क्या कहा है, इंडिया का जो फार्मिंग मार्केट है ना वो बहुत ही ज़्यादा वेग है, इंडिया का जो एग्री बिजनेस है वो बड़ा अजीब सा है। तो रीज़न क्या है, क्योंकि जो यूएसए का चीप कॉर्न है वो इंडिया की डोमेस्टिक मेज के इकोसिस्टम को खराब कर सकता है। साथ ही साथ जो नए मेज के फार्मर्स हैं, स्पेसिफिकली देखा जाए बिहार के रीजन में, उन पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है इन सब चीज़ों का। इस वजह से इंडिया कहीं ना कहीं अपनी खुद की जो डोमेस्टिक सेफ्टी होती है, डोमेस्टिक सेफ्टी इन रिगार्ड्स विद आपका सफिशियंसी, फूड सफिशियंसी देखा जाए, उसको प्रेफर कर रहा है इंडिया कंपेयर टू इम्पोर्टिंग दी कॉर्न फ्रॉम यूएसए। ठीक है, तो ये इंडिया का स्टैंड है, ये यूएसए का स्टैंड है, आपको ये चीज़ें बेसिकली पता होनी चाहिए, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे अगर देखा कहूँ दोनों में डिसएग्रीमेंट यही हो रहा है, वो चाह रहे हैं अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना, वो चाह रहे हैं कि भैया उनका जो ओवर प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं क्या हो, चैनलाइज हो सके। इंडिया अपनी फूड सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज कर रहा है, इथेनॉल को चाहता तो है इंक्रीज हो, लेकिन बाहर से इंपोर्ट करके इथेनॉल ना बने। हम चाहते हैं कि इंडिया में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसका यूज़ करके हम इथेनॉल बनाएं, फार्मर का प्रोडक्शन करें, और जो जीएम क्रॉप्स होती हैं उसके कंसर्न को अच्छे से एड्रेस किया जा सके। तो ये एक डिसएग्रीमेंट परसिस्ट कर रहा है, इसका सोल्यूशन अब वही चीज़, सोल्यूशन कैसे होगा, सोल्यूशन यही होगा एक डिप्लोमेटिक चैनल से हम आके आपस में बात करें, समझे भैया हमारा ये इंटरेस्ट है, हमारी पॉपुलेशन इतनी है, वी आर नॉट इन दैट अपर मिडिल ग्रुप ऑफ इनकम, इस वजह से हम ये सब चीज़ें करेंगे। अब जो भी एक मिडिल का सोल्यूशन निकलेगा उसी के आधार के ऊपर आगे के जो जियोपॉलिटिक्स है वो डिसाइड होगी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं जो 2025 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ब्राजील एंड द यूएसए। द फॉर्मर प्रोड्यूसर्स मोर इथेनॉल देन द लेटर। फॉर्मर मतलब ब्राज़ील ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इथेनॉल। अब आप देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, यूएसए इज़ द बिगेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर। आपको समझ में आ रहा है बात किसके ऊपर हो रही है, कॉर्न के ऊपर हो रही है, लेकिन यूएसए में कॉर्न सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब जो कॉर्न हो रहा है इस कॉर्न को क्या यूज़ कर रहा है, इथेनॉल बनाने में, इस वजह से बिगेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर है। अगर पूछा जाए वाई यूएसए इज़ द बिगेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर, बिकॉज यूएसए इज़ द लार्जेस्ट और बिगेस्ट यू कैन से कॉर्न प्रोड्यूसर, दैट्स द रीजन वाई वी से इट as to be the biggest ethanol producer। ओके, सो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। मैंने हमेशा कहा है कभी भी अगर इस तरह के स्टेटमेंट आए बहुत ही इजी होता है, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट पता होना चाहिए। आपको क्या मैं सेकंड स्टेटमेंट पढ़ूं या ना पढ़ूं, चलो मैं नहीं पढ़ता हूं, छोड़ दो स्टेटमेंट को, मैं डायरेक्टली अब आता हूं आंसर के ऊपर। ये पता है बोथ 1 and 2 तो सही नहीं है तो गलत हो गया, बोथ 1 and 2 ये भी सही नहीं है, 1 इज करेक्ट, ऑब्वियसली नॉट 1 इज इनकरेक्ट। क्या मैंने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा भी, आप बताओ, मैं तो पढ़ा ही नहीं अभी, लेकिन फिर भी मैं आराम से डी के ऊपर आ गया, है कि नहीं, लेकिन पढ़ लो आप। ठीक है, पढ़ने में क्या है, अनलाइक
in the United States of America where corn is the principal feedstock for ethanol production. यूएसए में जो आपका प्रिंसिपल फीडस्टॉक मतलब क्या होता है, इथेनॉल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो क्या है, कॉर्न है. वहीं पे अगर देखा जाए ब्राजील का, तो वहां पे शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर कहा जाता है जनरली. तो ये अगर इथेनॉल बना रहा है ब्राजील, तो वहां पे उसका मेन रॉ मटेरियल क्या है, शुगर केन है. दिस इज एब्सोल्युटली राइट. तो यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा जो मैंने आर्टिकल समझाया, उस आर्टिकल में जो की पॉइंट्स मैंने आपके लिए डाले. फिर देखिए 2014 का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेज कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी फीडस्टॉक फॉर बायोडीजल, अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग मेज. अब जो मेज हो रहा है इसको कौन से रिप्लेस कर लो, भुट्टा, सिंपली भाषा में बोला जा रहा है आपसे, ठीक है. आप खुद बताओ, क्या कोई रॉकेट साइंस पूछी जा रही है, सिंपल पूछ रहे हैं भैया, क्या आप शराब बना सकते हो भुट्टे से, ऑब्वियसली फर्मेंटेशन क्या नहीं बन सकता है कि नहीं. तो 1 2 3 इज द राइट वन. 2010 का क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ 4 एनर्जी क्रॉप्स, ध्यान रखिए, विच वन ऑफ द अबव कैन बी कल्टिवेटेड फॉर इथेनॉल. इथेनॉल के लिए जेट्रोपा, मेज, पोनगैमिया, सनफ्लावर. तो ऑब्वियसली आप बोलोगे इतना सब कुछ मेज के बारे में मैंने समझाया, कौन बताया, क्यों, बिकॉज दिस हैज बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर, राइट. चलो अब देखो यहाँ पे मैंने आपको पूरा आर्टिकल समझाया, आर्टिकल से मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 PYQs रखे. अब बात करते हैं अपना लास्ट आर्टिकल पे. लास्ट आर्टिकल बात करता है क्रिमिनल डिफेमेशन लॉस के ऊपर. अब यहाँ पे होता क्या है, एक पहले आपको इसका एक बैकग्राउंड बता देता हूँ. बैकग्राउंड में क्या है कि डिफेमेशन का साधारण सा मतलब होता है कि अगर मान लो एक एक्स इंसान है, फिर एक वाई इंसान है, एक्स इंसान वाई इंसान की इमेज को डिफेम करता है, ठीक है. अब जब डिफेम करेगा विद ऑब्जेक्टिव, कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हो उसके दिमाग में या कोई और चीज़ हो, और वो चीज़ एब्सोल्युटली गलत हो वाई के बारे में, तो एक्स वाई क्या करेगा, वाई जाकर कोर्ट में बोलेगा भैया इन्होंने हमारे ऊपर डिफेमेशन किया है, और इस वजह से जो एक्स के ऊपर है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी. ये जनरली एक पैटर्न होता है. अब ये कैसे पैटर्न आया था, इसके लिए आपको पता होना चाहिए 2016 का वर्डिक्ट सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि भैया जो क्रिमिनल डिफेमेशन होता है, क्रिमिनल डिफेमेशन मतलब किसी की इमेज को बहुत गंदी तरीके से डिफेम कर देना, ठीक है, वो सही है, उसको गलत नहीं कहा. उन्होंने कहा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की जरूरत है. आर्टिकल 19(1)(a क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है. अगर आपके पास बोलने की आजादी है, दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी बोलोगे, दूसरे की इमेज को डिफेम करोगे, ठीक है. अगर डिफेमेशन आप करोगे विद ऑब्जेक्टिव, दूसरे की इमेज पूरी तरीके से गलत बोलोगे, तो आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी. तो सुब्रमण्यम स्वामी केस में यही चीज कही कि भैया ये जरूरी है करना. लेकिन अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, जुडिशियल कंसर्न क्या हो रहा है, जो जस्टिस MM सुंदरेश है, उन्होंने कहा कि भाई ये जो सुब्रमण्यम स्वामी इन्होंने अपहेल्ड किया था, कहा था नहीं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की जरूरत तो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, तो वो कह रहे हैं कि भैया अब ना ये क्रिमिनल डिफेमेशन है, इसका यूज बहुत ही गलत तरीके से होना स्टार्ट हो चुका है. लोग अपने खुद के जो पर्सनल एजेंडाज होते हैं उसको फिल कर रहे हैं. अगर रिसेंट केसेस की बात करें, राहुल गांधी का केस आपने देखा होगा, उनके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन केस चल रहा है. शशि थरूर के ऊपर ये चीज़ चल रही है कि भैया कोई रिमार्क दे दो, तुमने डिफेमेशन दिया. फिर आपने नोटिस किया होगा राहुल गांधी ने कुछ नरेंद्र मोदी के ऊपर बोला तो क्रिमिनल डिफेमेशन चालू हो गया उन चीज़ के ऊपर. तो इनका कहना है भाई साहब आप ये जो चीज़ें हो रही हैं इसको डीक्रिमिनलाइज करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है, या इस लेवल तक करो कि इतना आसान ना हो जाए किसी के ऊपर भी क्रिमिनल डिफेमेशन केस चलाना, ठीक है. तो ये कहना है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का. मतलब अब आप जो है किसी के ऊपर भी जा करके ये ना हो कि किसी ने किसी को कुछ बोला तुरंत वो सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी कोर्ट पहुंच के उनसे बोला जाए नहीं भैया इन्होंने देखो क्या किया है, डिफेम किया रखा है हमको, तो उनके ऊपर प्रोसीडिंग चालू हो जाए. तो कहने का पॉइंट है इसको डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए. जो इतने स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस बना रखे हैं उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की ज़रूरत है. कोर्ट का कहना है भैया कोर्ट कोई फोरम नहीं है जहाँ पे पॉलिटिकल स्कोर्स आके सेटल होंगे. कुछ भी दिक्कत हो रही है, जैसे बच्चा दो लोग के बीच में लड़ाई हो रही है, एक बच्चे ने किसी को बोल दिया भैया सर देखो हमको ये ऐसा बोले हैं, अब इनके ऊपर हम क्रिमिनल डिफेमेशन केस लगाएंगे, है ना, तो ये वाला केस नहीं होता. ये सुप्रीम कोर्ट कहने का मतलब है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. डिफेमेटरी एक्ट्स जज किए जाने चाहिए रीजनेबल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड स्टैंडर्ड के द्वारा. केवल ऐसे नहीं होना चाहिए हाँ किसी ने किसी को एक्स बोला तो बस एक्स बोलते ही तुरंत डिफेमेशन चालू हो जाएगा, ठीक है. तो ये बेसिक आपको मैंने एक ओवरऑल बता दिया क्या है क्रिमिनल डिफेमेशन. अब यहाँ आपको आर्टिकल 19(1)(a) के बारे में पता होने चाहिए जिससे आपको एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाए. अब देखो यूपीएससी 1994 में क्वेश्चन पूछा गया फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया. जैसे ही फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कीजिए एप्लीकेशन बेस है, तो प्रेस मतलब क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तो बात हो रही है. तो यही है स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या स्पेसिफिकली आर्टिकल 19
19(1)(a) में लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है? नहीं, वहां पे सिर्फ लिखा हुआ है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का मेन काम जर्नलिज्म का क्या है? स्पीच और एक्सप्रेशन ही तो मेन काम है। तो ये है इज इम्प्लाइड इन द वाइडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटीड बाय 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बी इज द राइट स्टेटमेंट। ये तरीका होता है जैसे आपको समझना है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो एप्लीकेशन बेस्ड पूछेंगे, ठीक है, और वही आपके पास नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।